स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये है 11 मार्कर। ठीक है, ध्यान से इसको देखना। 11 मार्कर का है। ठीक है, और प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटक स्थल पर प्रकाश डालिए। जो मेजर हिस्टोरिकल टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक, ठीक है, प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटक स्थल, ठीक है, इस पे प्रकाश डालना है। अब वो प्रकाश डालना, चर्चा करना, ठीक है, आप लोगों के लिए इतना एमपीपीएससी में एज सच वो इतना करता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि एमपीपीएससी में इन शब्दों का महत्व नहीं है। एमपीपीएससी में इन शब्दों का महत्व है, चर्चा कीजिए, है ना, ये सब, इन सब का खूब महत्व है। लेकिन सवालों की प्रकृति ऐसी रहती है कि ज्यादा कुछ उसमें वो जो ये शब्द देता है ना, उसका मतलब निकलता नहीं है। जैसे अकबर के बारे में चर्चा कीजिए, अकबर पर निबंध लिखिए, अकबर की नीतियों का विश्लेषण कीजिए, अकबर के व्यक्तित्व का विश्लेषण कीजिए। तो चर्चा कीजिए, विश्लेषण कीजिए, टिप्पणी लिखिए, निबंध लिखिए। तो एमपीपीएससी में इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि सवाल का नेचर बहुत सिंपल रहता है, प्रश्न कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहते हैं। म्यूट कर लेंगे जो भी अनम्यूट है। तो प्रश्नों का नेचर कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है, इसलिए इन शब्दों का ज्यादा महत्व इसमें नहीं है। पर जैसे यूपीएससी में बिल्कुल महत्व है इन शब्दों का। क्यों? क्योंकि सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और सवाल थोड़े से ऐसे होते हैं जिसमें अपने व्यूज ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये जैसे अब ये प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पर प्रकाश डालिए। ये लाइव आंसर राइटिंग का 31st डे, जो 31वां दिन है, उसका अपन डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसका एक सामान्य सा आंसर, जैसे मान लो ये जो सवाल अपन ने पढ़ा कि, ठीक है, डिस्क्राइब या थ्रो लाइट या हाईलाइट, है ना, हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश, हिस्टोरिकल टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, अब इसका जनरल आंसर क्या होगा? इसका जनरल आंसर है कि जैसे मध्य प्रदेश के जो मेन टूरिस्ट प्लेस हैं, है ना, मेन टूरिस्ट प्लेस हैं जो हिस्टोरिकल है नेचर में, है ना, उनका अपन वर्णन कर देंगे। ठीक है, उनके बारे में डिटेल लिख देंगे। और जैसे ये तो एकदम बेसिक हो गया, जो एकदम जनरल आंसर लिखेगा वो ये लिखेगा। इंट्रो में जनरल, जैसे इंट्रो जो जनरल है वो लिख देंगे कि भाई मध्य प्रदेश में ऐसे ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों की बहुसंख्यकता है या बहुलता है ना, ऐसे। ठीक है, ऐसे जो टूरिस्ट प्लेस हैं, जो हिस्टोरिकल टूरिस्ट प्लेस हैं एमपी में, तो उनकी बहुलता है ना, दे आर, मतलब मल्टीप्लिसिटी है, और मतलब देर आर मेनी प्लेसेस लाइक हिस्टोरिकल टूरिस्ट प्लेसेस और इन एमपी। तो ऐसा सामान्य इंट्रो लिख दिया और हमने टूरिस्ट प्लेसों का जो मेन है उनका वर्णन कर दिया, है ना। तो जनरल सा इंट्रो कि भाई बहुत सारे हैं, है ना, प्लेंटी ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस, बहुत सारे हैं। और कंक्लूड कर दिया कि ठीक है भाई, है ना, इससे मध्य प्रदेश में टूरिज्म बढ़ा है ना, पर्यटन बढ़ा है, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है ना, इस टाइप का अपन ने लिख दिया। क्या? टूरिज्म बढ़ा है ना, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, ये इस तरह का अपन ने लिख दिया। तो यार दिस इज अ वेरी कॉमन आंसर, एफर्टलेस आंसर इसको अपन बोल सकते हैं कि भाई बिना एफर्ट के लिखा गया आंसर है। क्या क्या इसमें ध्यान से देखना, देखो इंट्रो में हमने लिख दिया कि यार ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं मध्य प्रदेश में, है ना, ऐसा अपन ने लिख दिया। ठीक है, मध्य प्रदेश इज रिच इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल टूरिज्म।
ठीक है, कि भाई समृद्ध है। और कंक्लूजन में अपन ने लिख दिया, आप म्यूट कर लेंगे, जो अनम्यूट है वो म्यूट कर लेंगे, ठीक है। और जो कंक्लूजन में लिख दिया हमने कि इससे पर्यटन बढ़ा है, टूरिज्म बढ़ा है, इस तरह का अपन ने लिख दिया। तो ये बहुत ही सामान्य आंसर है। और 11 में से डिपेंड ऑन राइटिंग, देखो यार, नया मैं आपको ये बता दूं, नया मार्किंग का पैटर्न, जैसे 11 में से बहुत रेयर रहेंगे, जैसे पहले अपने 11-15 में से 11-12 आते थे ना, 11-12 जो रेयर नंबर थे। फिर म्यूट कर लो, म्यूट कर लें प्लीज। हाँ, रौनक जैन, साकेत साहू, स्वप्निल, ठीक है। तो जैसे 11-12 बहुत रेयर नंबर थे पहले, है ना। तो ये अब 11 में से आउट ऑफ 11, है ना, ये रहेंगे जैसे 8, है ना, और बहुत रेयर 9, ये इस रेंज के नंबर है। फिर जैसे 9, 8 ये एवरेज नंबर रहते थे पिछली बार, 8 या 9 एवरेज नंबर थे। यार म्यूट कर लो आप, कौन अनम्यूट है इसमें, है ना, HP अनम्यूट है। चलो इसको हटा ही देते हैं, HP भाई साहब मस्ती से रहेंगे, है ना, ठीक है। तो ये हो गया ना, 8-9 नंबर थोड़े से वैसे हैं, कैसे, इसमें क्रिटिकल है, मतलब बहुत रेयर आएंगे 8-9 नंबर, ठीक है। इसमें 6-7 नंबर कॉमन है ना, 6-7 नंबर, जैसे जो इसमें पहले 8-9 आते थे ना, वैसे एवरेज नंबर है ना। 5 के आसपास, 5, 5.5 या इसमें 7, 7.5, ये लोअर एवरेज है। तो ये मार्किंग का पैटर्न 11 मार्कर में रहेगा। अब जो है, जो जैसे जिसके 15 में से पहले 11-12 रेयर थे, बहुत कम आते थे, तो अब 8-9 भी रेयर रहेंगे, है ना। पहले 8-9, 8 या 9 मार्क्स पहले आ जाते थे, मतलब जो अच्छा एफर्ट लगाता था, अबोव एवरेज, है ना, अबोव एवरेज या अबोव एवरेज, है ना। तो ये जो अच्छा एफर्ट लगा, तो 6-7 अब उसके आएंगे जो अच्छा एफर्ट लगाएगा, है ना, 6-7। और पहले लोअर एवरेज या जिसने जनरलाइज आंसर लिख दिया, उसके 7 आते थे, और यहाँ 5 आएंगे। तो ये 5 लाइक नंबर है, ये 5 लाइक आंसर है। कौन सा, ये जो अपन ने अभी डिस्कस किया है ना, कि हमने जनरल इंट्रो स्टार्ट कर दिया, है ना, हमने लिख दिया भाई समृद्ध है, मध्य प्रदेश अच्छा है ना, इन सब के संदर्भ में इस तरह का आंसर अपन ने इंट्रो स्टार्ट कर दिया, और फिर सीधे अपन लिखने लगे, है ना, सीधे अपन लिखने लगे कि ये जगह है, ऐसा ऐसा जगह है, ये लिखने लगे। तो दैट विल बी earned you 7 marks, sorry, that will be earned you 5 marks in new 11 marker questions। ये जो जनरल सवाल है, इसमें आपके 5 नंबर आ जाएंगे ऐसे में। जनरल में जनरल इंट्रो लिखा, जनरल कंक्लूजन लिखा, जनरल प्लेसेस लिख दिए, ये आपके 5 नंबर के आसपास आ जाएंगे। फिर जैसे किसी ने अब देखो प्लस, यहां से प्लस होएगा अब नंबर, है ना, कि आंसर को अपन स्पेसिफिक कैसे बनाएं, ठीक है। आंसर को हम स्पेसिफिक कैसे बनाएं, तो हमको तीनों ही चीजों में काम करना होगा, तीनों ही चीजों में। किस किस में, इंट्रो में भी काम करना होगा, थोड़ा वैल्यू पुश करना होगा, है ना, मेन बॉडी में भी काम करना होगा, पुश करना होगा, और कंक्लूजन में भी काम करना होगा, पुश करना होगा। तो ये थोड़े थोड़े एफर्ट अपन को ऐड करने पड़ेंगे तीनों में, तब जाके अब हम जाएंगे किस पर, जो 7, 8 और ऐसे मार्क्स हैं, मतलब 8, 9, ठीक है। तो धीरे धीरे ये मार्क्स ऐड होते जाएंगे भाई। जैसे अपने 5 आए, 6, 7, 8, 9, हमारे हिसाब से हाईएस्ट रेंज 9 तक है। अब अपवाद तो हर जगह है, ठीक है, पर हमारे हिसाब से जो हाईएस्ट रेंज है वो 9 तक जाएगी, 9 तक, ठीक है। तो ये तो इंट्रो में पुश कर सकते हैं। अब देखो, अब इस सवाल में भाई ये पर्यटक स्थल है ना, ऐतिहासिक पर्यटक स्थल, हिस्टोरिकल टूरिज्म प्लेसेस इन मध्य प्रदेश,
ठीक है। तो इसमें हम क्या इंट्रो में पुश कर सकते हैं, तो यार इंट्रो में हम पुश कर सकते हैं जैसे हिस्टोरिकली अपन भाई हिस्ट्री है। अब देखो ये भी आप समझ जाओ, सभी कीवर्ड्स पहचानना समझ जाओ। चुप रहो बाबा, मेरी क्लास चल रही है। एक बार आप दवाइयों में कोई करगी। अरे यार ये म्यूट कर लो ना आकांक्षा और ये सब। चलो हम राइट ले लेते हैं आपसे अनम्यूट करने के, है ना। ठीक, अब आप म्यूट ही रहेंगे। अगर आपको कुछ पूछना है तो मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर देना, हम म्यूट कर दे अनम्यूट कर देंगे। देखो इंट्रो, अब बहुत ध्यान से सुनना, इसीलिए हमने ऐड भी किया है कि भाई एक जनरल आपको तरीका बता दें, जो आप आंसर राइटिंग कर रहे हो उसमें थोड़ा सा आपको पुश मिल जाए, ठीक है। तो देखो इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को मेंशन कर सकते हैं मध्य प्रदेश की, जो मध्य प्रदेश का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। जैसे यहाँ बहुत पुरानी पुरानी आदमगढ़ और ये सब, ऑल्दो माय एमपी नॉलेज इज नॉट सो गुड, तो आप अच्छे से समझ सकते हो इसको कि जो इंट्रो में हम मध्य प्रदेश की जो नॉलेज है, जो हिस्टोरिकल नॉलेज है मध्य प्रदेश की, उसको पुश कर सकते हैं, ठीक है, उसको इनहेंस कर सकते, उसको ऐड कर सकते हैं। भाई हम बोल सकते हैं कि वाई हिस्टोरिकल टूरिज्म प्लेसेस इतने सिग्निफिकेंस क्यों हुए, या ये टॉपिक ही क्यों बना मध्य प्रदेश में, तो अपन बोलेंगे यार कि भाई बहुत अच्छी अच्छी बहुत पुरानी सभ्यताएं रही हैं, तो उनका मेंशन आप कर सकते हो। इसका बेस्ट वे है ना, इसका देखो ध्यान रखना, ये सीख लेना आज। इसका बेस्ट वे है फ्लो चार्ट, ऐसे 1 लीड टू सेकंड, सेकंड लीड टू थर्ड, थर्ड लीड टू फोर्थ। ये बहुत बढ़िया तरीका है जो करंट पैटर्न है उसमें। अब एक बच्चा जैसे कल वहां पर बोल रहा था अपने ग्रुप में, ठीक है, कि यार ये डायग्राम वो डायग्राम, ऐसे फ्लो चार्ट वैसे फ्लो चार्ट, है ना, तो कि माथा घूम जाता है, अरे बनाए तो क्या बनाए, आता तो ही नहीं, डायग्राम कैसे बनाए। यार बिल्कुल सही है, मैं उसके साथ पूरा सहमत हूँ, पर मैंने बोला ना कि भाई ठीक है ऐसे लिख के आ जाओ, ये जो जनरल आंसर है ये लिख के आ जाओ, 5 मिलेंगे ना भाई, ऐसा थोड़ी कि नहीं देगा वो, 5 वो बिल्कुल आपको देगा, 5 नंबर बिल्कुल आपको देगा, है ना। लेकिन अगर अपन को सिलेक्शन में और अब हर सवाल में पुश करना है थोड़ा सा कि हमारी जनरल जानकारी, भाई देखो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि हमारी जानकारी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो, है ना, कि हम विशेषज्ञ ना बनने की आवश्यकता पड़े और हम आंसर बहुत अच्छा लिख दें बिना विशेषज्ञ बने, हम बहुत अच्छा आंसर लिख दें, दैट इज बेस्ट वे टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, है ना। बहुत बढ़िया तरीका है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का, कि जो अवेलेबल नॉलेज है उसी को हम अच्छे वे में प्रेजेंट कर दें। तो जैसे इंट्रो में हमने कहा कि हिस्टोरिकल प्लेसेस में हमने क्या कहा कि भारत की मध्य प्रदेश में समृद्ध है क्योंकि हिस्ट्री रही है, क्योंकि प्राचीन काल से ये स्थल विकसित होते रहे हैं। भाई ऐतिहासिक पर्यटक स्थल तो ऐसे थोड़ी आजकल में बना दिए, ये समय के साथ विकसित हुए हैं, तो समय के साथ ही विकसित हुआ है, अपने ऐसा मेंशन कर देंगे। फिर हम फ्लो चार्ट बना देंगे, हम हर युग का बता देंगे। जैसे हमने बता दिया आदम सभ्यता, है ना, आदमगढ़ सभ्यता। देखो यार मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मुझे ये हिस्टोरिकल नेम याद नहीं है आपके कैसे क्या है मध्य प्रदेश में, बट आई कैन गिव यू द वे कि उसमें हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, कि मतलब कोई क्या क्या अपन को अपन लिख सकते हैं उसको। तो जैसे अब प्राचीन काल वाले अपन ने लिख दिए इसमें कि भाई प्राचीन सभ्यताएं, है ना, प्राचीन सभ्यताएं। फिर उसके बाद कुछ धार्मिक स्थल बने, कैसे, जैसे जैन बौद्ध से संबंधित ये। फिर कुछ मध्यकाल के स्थल बने, है ना, कि भाई मध्यकाल के स्थल बने, है ना, कि जो मध्यकाल में कोई भी जैसे आसिरगढ़ का किला, है ना, और कुछ भी हो, वो बहुत सारे जैसे अशोक अशोक और उस टाइम के काल के वो है आपके पास क्या अभिलेख, है ना, वो सब चीजें इंस्क्रिप्शन और ये सब चीजें लिखी। और फिर कुछ आधुनिक काल अंग्रेजों के समय कोई बढ़िया चीज बनी हो, ऐसी। देखो फर्स्ट आप समझ लो व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोरिकल टूरिस्ट प्लेसेस, जो हिस्ट्री को इंगित करते हो, है ना, इट रिप्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश, ठीक है। तो हिस्टोरिकली जो सिग्निफिकेंट है वो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, दे कैन विजिटेड, है ना, बिकॉज
वो उनको देखा जा सकता है किसी भी दृष्टि से, चाहे उनकी बनावट हो, चाहे वहां से घटनाएं संबंधित हुई हो। जैसे मान लो हल्दी घाटी, तो हल्दी घाटी ऐसी थोड़ी बनावट है, अरे यार जबरदस्त घटना रही है वहां पर हिस्टोरिकल। ऐसे महेश्वर है, महेश्वर में भी उसकी स्थापत्य के लिए, में भी उसके शासक के लिए, है ना, तो इस वजह से वो किया जा सकता है। उज्जैन है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो आप ये फ्लो चार्ट ऐड करोगे इसमें, ये फ्लो चार्ट ऐड करोगे जो विभिन्न युगों का जो फ्लो चार्ट है, जो वेरियस फेसेस है हिस्टोरिकली, उसका आप बता दोगे एक एक, है ना, कि भाई ये युग, ये युग ऐसा। तो इसमें ये समझ में आएगा कि यार एमपी के हिस्टोरिकल प्लेसेस कैसे इवॉल्व हुए हैं, एमपी के हिस्टोरिकल प्लेसेस, मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक पर्यटक स्थल कैसे समय के साथ विकसित हुए हैं। तो इंट्रो मेरे हिसाब से क्लियर है आपको, है ना, इंट्रो क्लियर है क्या, कि हमने लिख दिया पहली लाइन कि मध्य प्रदेश बहुत समृद्ध है हिस्टोरिकली, और दूसरी लाइन में हमने एक फ्लो चार्ट इवॉल्व कर दिया इस युग के, इस युग के, इस युग के, इस तरह से ये फ्लो चार्ट हमने एक मेंशन कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रो। इंट्रो में बूस्ट किया अपन ने। अब अपन मेन बॉडी में किस तरह से बूस्ट करेंगे, या मेन बॉडी में हम क्या ऐड करें जो हमारे नंबर बढ़े। तो मेन बॉडी में अपन ऐड कर सकते हैं, जैसे बहुत इजी ऐड करने का जो तरीका है वो है क्या, वो है कि अपन मैप बना दें, है ना, इजी, एकदम इजी तरीका है, मैप बना दें, जिससे क्या हो जाएगा कि एक डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा, है ना, कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ऐसा वैसा है। तो एक तो मैप के स्तर पर अच्छा मैप बना दे अपन, है ना, स्थलों का, तो डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाए। दूसरी बात जो ऐड कर सकते हैं, जो मेन बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है अपन को, है ना, तो मेन बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो अपने पॉइंट्स हैं उसमें अपन ऐड कर सकते हैं। अब पॉइंट्स में ऐड क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे देखो, सब क्या लिखेंगे कि इसने बनाया, इस युग का है, जो अपनी प्री की नॉलेज है उसको सब यहाँ उगलेंगे। ठीक है, कि भाई इसने इसको बनाया, है ना, इस युग का है, और ऐसे समय ये हुआ है, या ऐसा ऐसा इसके साथ घटनाएं रही हैं, जो भी प्री में तुमने घोटा है वो तुम यहाँ उगल दोगे। पर जैसे कुछ कंटेम्परेरी चीजें ऐड कर दें अपन यहाँ पर, कि इस, जैसे मान लो खजुराहो, उज्जैन, है ना, जैसे ओम सर्किट आप ऐड कर सकते हो, है ना, ऐसी कोई नई नई चीजें आप ऐड कर दो। तो एक पॉइंट, आपको सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना है गुणवत्तापूर्ण। आप हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें कि हमको सिर्फ एक पॉइंट ऐसा बनाना है। देखो, जनरल चीजें तो लिखनी ही लिखनी है, जोड़ लिखेंगे वो तो आपको लिखना ही लिखना है, लेकिन हमको एक पॉइंट ऐसा ऐड करना है, चाहे उसको खुद बना लो, खुद क्रिएट कर लो उस पॉइंट को, ओम सर्किट, है ना, ऐसे ही मान लो जो भी, जैसे ट्राइबल सर्किट हो सकता है मध्य प्रदेश। अरे कोई लॉजिकल चीजें कोई मना थोड़ी करेगा, नर्मदा सर्किट में भी, कि भाई नर्मदा के स्थल पे उस पे जो हिस्टोरिकल अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं वो, है ना, आप हिस्टोरिकल सर्किट बोल सकते हो। तो सर्किट जो इन लोगों ने बनाया, बहुत सर्किट, ये रामायण सर्किट, ये सर्किट, उससे अपन अपना इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप नॉलेज को इंप्लीमेंट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर तो इस तरह की आप चीजें लिख दें, स्कीम्स लिख दें, है ना, और ये सब लिख दें। फिर आप कंक्लूजन में, कंक्लूड, तो यार कंक्लूड में डेटा आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जो कंक्लूजन को बूस्ट करोगे ना, वो आंकड़ों में। अब जैसे आंकड़ों में, जैसे मान ले टूरिस्ट रेवेन्यू आपको पता हो, है ना, टूरिज्म की रेवेन्यू, राजस्व आपको पता होनी चाहिए, टूरिज्म की एक मोटी मोटी संख्या आपको पता होनी चाहिए। अब यार किसी भी साल की पता कर लो ना, ऐसा थोड़ी मैं ये कह रहा हूँ कि अपडेटेड के इसी साल की मेरे सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करो, ये तो मैं बोल नहीं रहा, है ना। अब जैसे मान लो आपको 2014, 2015, है ना, और 2000, इन सब का भी आपको पता है, मान लो, है ना, कि भाई पुराना आपको पता है, तो वो पुराना पता है तो यार उसको कम से कम वो कर लो, है ना, उसमें एड ऑन कर लो कुछ चीजें, तो वो भी बहुत सही हो जाएगी। जैसे 2014, 15 इन सब का आपको पता है, तो थोड़ा सा बढ़ा दो ना अपने हिसाब से। अब कोरोना, ऐसा थोड़ी आज का डेटा लिख देना कि साहब जीरो ड्यू टू कोरोना, कोरोना,
हालांकि सर ये डेटा तो मेरे को पता है सर, इसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है ना। तो ऐसा ये आंकड़े याद रखो, एक मोटा मोटा यार राजस्व याद रखो, है ना, कि भाई दो तीन जैसे राजस्व के रेवेन्यू के, जो टूरिज्म रेवेन्यू है ना, उसके आपको अगर 2-3 फैक्ट पता है तो आपका आंसर इतना ऑथेंटिक होगा वो जनता लिखेगी ही नहीं। और मैं इसका प्रमाण कह रहा हूं आपसे कि जो मैं डेली गुड आंसर्स डालता हूं उसमें भी आप देख लो, they are very good in representation, they are very good in management, space management, they are very good in structure, they covered all aspects, but still they are lacking in valuable facts, valuable examples, valuable latest schemes and initiatives। भाई जो मैं आपको प्रतिदिन अच्छे उत्तर भेजता हूँ वो बहुत अच्छे हैं, राइटिंग वाइज बहुत अच्छे, रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है ना, उन्होंने स्थान का उपयोग बहुत अच्छे से किया होता है ना। तो इन सब में अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उनमें अभी नए आंकड़े नहीं है कि जो एकदम लेटेस्ट आंकड़े हों, वो नहीं है। उनमें सजेशन नहीं है ओरिजिनल, उसमें ओरिजिनल एग्जाम्पल नहीं है। जैसे आज दैनिक जागरण में एग्जाम्पल था कि कोई जयराम या कोई पता नहीं रामराज, पता नहीं क्या नाम था, तो उनको वाटरमैन, मतलब मध्य प्रदेश का एक तरह से वाटरमैन की तरफ अग्रसर थे वो, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा कंजर्वेशन पे काम किया। उनके नाम लिखो, तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था तो पता नहीं इधर उधर हो गया, वो मेरे से एडजस्ट नहीं हो पाया, भेजूंगा, है ना। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल ऐड करो डेली, है ना। तो इस तरह की चीजें अपन ऐड करेंगे तो फिर भैया ये 8-9 नंबर जो मैंने बताया ना कि इस बार 11 में से 8-9 नंबर है, ये 100% मिल सकते हैं अपन को, 100% ये मार्क्स अपन को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें अपन कर सकते हैं। कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप बता सकते हैं, है ना, सिर्फ मैसेज में, क्योंकि उसमें डिस्टरबेंस होता है, या हम अलाउ कर देते हैं आपको। ठीक है, इस प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप बताओ, कोई भी इसमें डाउट हो। ठीक है, मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक पर्यटक स्थल, म्यूट कर लेंगे आप, फालतू में अनम्यूट नहीं करेंगे। अगर आपको डाउट है तो आप अनम्यूट करें। ठीक है, बताएं। ठीक है, अपन सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो इसमें अपना वैल्यू एडिशन क्या हुआ, मैप हुआ। वैल्यू एडिशन क्या हुआ, एक के बाद एक फ्लो चार्ट हुआ। ये अपन ने बताया जो कि हम इंट्रो में इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे कि भाई मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थल बने ही कैसे, या क्यों मध्य प्रदेश में पर्यटक स्थल महत्वपूर्ण दशा में हैं, ये अपन कर देंगे। ठीक है, और मैप हो गए, और अच्छे फैक्ट हो गए, अच्छे फैक्ट, स्कीम्स, डेटा, आंकड़े। ठीक है, ये सब अपन कर सकते हैं। ललित आपने अभी ज्वाइन किया, तुम बता दें कि आप अगले सवाल में समझना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी ज्वाइन किया था। ठीक, अगला सवाल है 11 मार्कर। ये लाइव आंसर राइटिंग जो अपना प्रोग्राम है उसको, उसमें से अपन प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं जो डेली सॉल्यूशन होता है। ये 31वें दिन का डिस्कशन है, 31st डे, है ना। इसलिए सभी को थोड़ा ज्यादा, ग्रुप को या सामान्य लिखने वाले बच्चों को ऐड किया है कि जो डेली आंसर लिख रहे हैं तो उनमें हमने ये देखा कि लिखते लिखते एक सेचुरेशन सा है, कि मतलब जो कुछ अच्छा आंसर लिख रहे हैं भाई, कुछ तो अभी डाउन है, पर कुछ जो अच्छा आंसर लिख रहे हैं वो अच्छा रिप्रेजेंटेशन, बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण, अच्छी राइटिंग, है ना, ये सब तक सीमित हो गए हैं अब। पर उनको एक एनहेंसमेंट के लिए कि आगे हम और क्या ऐड कर सकते हैं इसमें, उसके लिए ये डिस्कशन है। ठीक है, और ये डिस्कशन ऐसा नहीं है कि आपको हम कोई स्पेसिफिक नॉलेज दे रहे हैं, स्पेसिफिक नॉलेज तो आपको सॉल्यूशंस में मिल जाएगा, वो लिखा है, बट हाउ टू डील, हाउ टू अप्रोच दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये अपन इसमें देख रहे हैं। ठीक है, अगला है मध्य प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र की संभावना व चुनौतियों पर उपलब्धि, चुनौतियों पर प्रकाश डालिए, है ना। तो हाईलाइट टूरिज्म
पोटेंशियल, पोटेंशियल है ना, एंड चैलेंजेस, चैलेंजेस। देखो यार, पोटेंशियल जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, जैसे मान लो कि ये यहाँ जीरो से अपन टूरिज्म में ऊपर उठे, जीरो से मान लो लेट से अपना 100 रेवेन्यू है अभी, या 100 टूरिस्ट है अपने पास, आते हैं मध्य प्रदेश में, तो दैट इज आवर प्रेजेंट सिचुएशन, दैट इज आवर प्रेजेंट सिचुएशन या स्टेटस, कि भाई जो हमारे पास है ना। हाँ यस, ये सॉल्यूशन इंग्लिश में भी अवेलेबल है, यस इट इज अवेलेबल इन इंग्लिश आल्सो, है ना। तो जैसे जो स्टेटस अभी अपन बोलते हैं ना इसमें, जैसे ये सवाल आता कि टूरिज्म, ठीक है, टूरिज्म का स्टेटस बताइए, पोटेंशियल बताइए और चैलेंजेस लिखिए, तो दैट विल बी डिफरेंट क्वेश्चन। कैसे? स्टेटस में हम दशा बताते हैं, ठीक है, हम सिचुएशन बताते हैं कि क्या सिचुएशन है अभी प्रेजेंट में, क्या स्टेटस है, क्या सिचुएशन है, किसका, टूरिज्म का, ठीक है। तो अपन उसमें एक दशा बताते हैं अभी की, कि मध्य प्रदेश कैसा कर रहा है इसमें टूरिज्म। ठीक है, कि हाउ मध्य प्रदेश इज परफॉर्मिंग इन टूरिज्म, ठीक है। तो ये है स्टेटस। तो ऑब्वियसली अगर सवाल स्टेटस का आता तो फिर हमको क्या लिखना पड़ता, हमको लिखना पड़ता फैक्ट, फैक्ट हमारे पास होने ही होने चाहिए थे, है ना। देयर इज नो एक्सक्यूज, अगर जैसे ही उसने दशा पूछी, स्थिति पूछी, तो हम बाईपास कर ही नहीं सकते, दशा स्थिति को हम बाईपास नहीं कर सकते, उसमें अपन को फैक्ट आना जरूरी है ना। और ये इसलिए हम कहते हैं कि आपको हर जो मेजर सेक्टर है, मेजर सेक्टर, टूरिज्म मेजर सेक्टर है यार, स्वास्थ्य बड़ा क्षेत्र है, आएगा ही आएगा सवाल, एजुकेशन बड़ा क्षेत्र है, महिलाएं बड़ा क्षेत्र है, अपराध बड़ा क्षेत्र है, भ्रष्टाचार बिल्कुल पूछेगा, सुशासन बिल्कुल पूछेगा, गुड गवर्नेंस पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको इन सब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिन पे प्रश्न आने ही आने, मैं अभी आपको लिख के देता हूं, अभी गारंटी देता हूं कि आप जो भी मेंस दोगे, मेहनत की तो अगले वाला दोगे, नहीं मेहनत की तो उससे अगले वाला दोगे, है ना। जो भी मेंस दोगे उसमें हेल्थ पर प्रश्न रहेगा, उस पर एनवायरनमेंट में पर प्रश्न रहेगा, उस पर इस एजुकेशन पर प्रश्न रहेगा, उस पर महिलाओं पर प्रश्न रहेगा, उस पर अपराध पर प्रश्न रहेगा, उस पर भ्रष्टाचार पर प्रश्न रहेगा, उस पर गुड गवर्नेंस पर प्रश्न रहेगा, उस पर संचार पर प्रश्न रहेगा। ऐसे जनरलाइज टॉपिक हैं जो आप 100% इंश्योर कर सकते हो कि यार इस पे प्रश्न रहेगा ही रहेगा। लेकिन फिर भी हम एक छोटा सा नोट्स बना के और उस पर फैक्ट तैयार नहीं करते हैं, ये हमारा बहुत बड़ी लचर स्थिति है कि हमको पता है ये सवाल आएंगे ही आएंगे, लेकिन उस पर हम अच्छे फैक्ट, अच्छी स्कीम्स और ये सब तैयार नहीं करते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों, क्या ही कारण है, लेकिन नहीं करते, ठीक है। तो मैं इस, अब जो करता है वो बहुत इजीली इस एग्जाम को निकाल के ले जाता है, क्योंकि वो उसी जगह फोकस करता है जहां फोकस करना है, ठीक है, कि भाई ये चीजें आएंगी आएंगी और ठीक है मैं ये तैयार कर लेता हूँ और इस पे लिख दूंगा। अब देखो, जैसे मैंने पूछा स्थिति बताइए, दशा बताइए, अगर ये सवाल होता तो हम बोलते यार, जैसे मान लो कि 100 करोड़ 10 करोड़ का रेवेन्यू है, 100 करोड़ का रेवेन्यू है ना, इतने लाख या इतने हजार पर्यटक आते हैं, ये स्थिति बता दी। दिस इज द मैक्सिमम लेवल या मैक्सिमम स्टेटस जहां पर हम पहुंच सकते हैं, मतलब जहां पर हम पहुंच सकते हैं, ये है पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल है ये हमारा, ये मैक्सिमम प्रोबेबल लेवल हो सकता है जहां पर अपन पहुंच सकते हैं। ये कैसे हो सकता है,
किस पर डिपेंड है? ये डिपेंड है हमारे किस पर? हमारे स्टेट के नेचर पर, मध्य प्रदेश के स्टेट के नेचर पर। क्यों? क्योंकि आप ये देखो कि सिक्किम और एमपी का टूरिज्म पोटेंशियल एक नहीं हो सकता है, और गोवा का टूरिज्म पोटेंशियल एक नहीं हो सकता है। सिक्किम में कुछ लिमिटेशंस हैं, कि वहां ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है ना, प्रतिकूल दशाएं हैं, तो वहां कुछ स्पेसिफिक टाइप का टूरिस्ट जा सकता है। गोवा में कुछ पॉजिटिविटी है, कुछ प्लस है, जहां पर अधिकांश पर्यटक जा सकते हैं, और मध्य प्रदेश इन दोनों के बीच में लाई करता है, जहां जनरल सी स्थिति है। जैसे सिक्किम में आप बहुत कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको जैसे गवर्नमेंट भी कुछ एफर्ट करे, प्रयास करे, तो ज्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि क्लाइमेट ही ऐसा है, भौगोलिक संरचनाएं जो लैंड फॉर्म्स है वही ऐसी हैं, तो जो ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन गोवा में बहुत किया जा सकता है भाई, गोवा में बहुत किया जा सकता है, किया भी गया है, और इन सब में मध्य प्रदेश में और बहुत ज्यादा किया जा सकता है। क्यों? मध्य प्रदेश में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, रीजनल प्लेसेस, रिलीजियस प्लेसेस हैं, रिवर्स हैं, है ना, नेचुरल प्लेसेस हैं, बहुत सारे प्लेसेस हैं। तो एमपी में बहुत ज्यादा किया जा सकता है। तो स्टेट के नेचर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ स्टेट, हम इस पोटेंशियल को एक निश्चित लेवल तक ले जा सकते हैं, इस पोटेंशियल को एक उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं, निश्चित लेवल तक ले जा सकते हैं इस पोटेंशियल। ठीक है, तो दिस इज द पोटेंशियल। अब आपको समझ में आ गया कि पोटेंशियल का क्या मतलब है। और जैसे ही अगर आपको पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि संभाव्यता क्या क्या हो सकती है, तो वैसे ही, है ना, वैसे ही अगर आपको ये क्लियर है कि पोटेंशियल क्या क्या हो सकता है, किस किस स्तर तक पोटेंशियल हो सकता है, तो वैसे ही आप बनाने लग जाओगे, फिर आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर आप आंसर बना लोगे आराम से, आपका ओरिजिनल आंसर होगा। ठीक है, तो दिस इज द पोटेंशियल। तो इसने पूछा है कि आप पोटेंशियल बताइए, है ना, तो अपन पोटेंशियल पे लिखेंगे। ठीक है, फिर इसने बोला है चैलेंजेस बताइए। अब जो ये पोटेंशियल है ना, जो ये अपन ने पोटेंशियल देखा है ना, इस पोटेंशियल को हम क्यों नहीं विकसित कर पा रहे हैं? बिकॉज देर आर सम चैलेंजेस। इस पोटेंशियल को हम क्यों नहीं विकसित कर पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर चुनौतियां हैं। ठीक है, चुनौतियां हैं, तो उन चुनौतियों के कारण, उन चैलेंजेस के कारण हम इस पोटेंशियल को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चैलेंजेस लाई करती है यहाँ पर, है ना। और ये चैलेंजेस अपन, अब जितना अपन ने पोटेंशियल देखा, जैसे ही अपन को लगा यार मध्य प्रदेश में क्या क्या है, अरे यार बिल्कुल सबसे ज्यादा वन, तो वन से रिलेटेड चिपका दो सब। क्या? वन से रिलेटेड नेशनल पार्क, रिजर्व, है ना, अच्छे रेस्टोरेंट, ऐसे इको टूरिज्म, जितने कीवर्ड्स हैं, और खेल कीवर्ड्स का है बस। ठीक है, खेल कीवर्ड्स का है बस। आपको क्या करना है कि कीवर्ड्स के साथ, जैसे ये कीवर्ड्स क्या है, यूपीएससी में भी समान है, जैसे नेशनल पार्क यूपीएससी, बायोस्फीयर रिजर्व यूपीएससी, है ना, इकोसिस्टम, इको टूरिज्म यूपीएससी, बट डैश लगा के क्या कर देना है, मध्य प्रदेश के एग्जाम्पल दे देने हैं। दैट इज ये येलो, ये मध्य प्रदेश का आंसर हो गया है। ठीक है, जैसे इको टूरिज्म, तो एमपी टूरिज्म कई जगह ऐसा डेवलप कर रहा है ना, ऐसे लोकल स्पोर्ट डेवलप कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लो ये आप म्यूट कर लो, है ना, जैसे इंदौर के आसपास राला मंडल छोटा सा रिजर्व है ना, जिसमें सफारी अफारी डेवलप की, है ना, मतलब पाताल पानी तिनचा, है ना, ये ऐसे कई सारी चीजें, है ना, महू में कई सारे स्पोर्ट, तो ऐसे छोटी छोटी चीजें डेवलप कर रहे हैं। तो आप चैलेंज, वो पोटेंशियल लिखा, और चैलेंजेस इसी के अकॉर्डिंग चैलेंजेस आप लिखते गए, इन्वेस्टमेंट, है ना, ट्रेंड, ह्यूमन पावर, सिक्योरिटी
कि भाई कई जगह जो रिमोट एरियाज में सिक्योरिटी नहीं है। तो देखो, अपनी एक थ्योरी है, उसको आप अच्छे से समझ लो, है ना। अपने जो अपना अनुभव है उसके आधार पर हम आपको ये 100% कह सकते हैं कि किसी भी प्रश्न को लिखने में 30% उस प्रश्न की नॉलेज काम आती है। जैसे मैं कहूंगा, अभी मैंने कहा ये टूरिस्ट है ना, टूरिज्म, तो इस टूरिज्म में फैक्ट, स्कीम्स, है ना, फैक्ट, स्कीम्स, कुछ एग्जाम्पल, है ना, ये सब है उस 30% में, जो उस आंसर के स्पेसिफिक होता है। मतलब यू कैन नॉट, आवाज नहीं आ रही है? आ तो रही होगी यार आवाज, नहीं आ रही है? सर एक बार ये फिर से एक्सप्लेन कर दी। तो देखो, मैं सिर्फ तुमको ये इसमें बताना चाहता हूँ, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर, कि हर प्रश्न का जब अपन उत्तर करते हैं ना, आंसर करते हैं, तो 30-70 का रेशियो होता है। 30-70 का रेशियो का मतलब है कि 30%, 30% उस प्रश्न विशेष की नॉलेज काम आती है। 30%, जैसे कोई सा भी प्रश्न अपन ने ले लिया, मान लो अपन ने, एक तो ये टूरिज्म है, तो ये टूरिज्म अपन ने ले लिया, अपन ने मान लो कोविड पे ले लिया, ठीक है, अपन ने मान लो एआई पे ले लिया, अपन ने मान लो अकबर पे ले लिया, हर तरह के हो गए ना ये, अपन ने मान लो हिमालय पे ले लिया, हर तरह के हो गए, है ना, हर सब्जेक्ट का लगभग। तो देखो टूरिज्म, तो टूरिज्म में 30% जो नॉलेज है वो टूरिज्म की रहेगी। जैसे ध्यान से देखना इसको, जैसे जो 30% नॉलेज है ना, ये 30 का रेशियो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज 30% एंड दैट इज 70%, है ना। 30% में क्या टूरिज्म में काम आएगा? फैक्ट, हमारे यहाँ इतने टूरिज्म आए, हमारे यहाँ इतने जिले, ये 5 जिले टूरिज्म में सबसे आगे हैं, है ना, हमारे यहाँ ये नई स्कीम लाए, नई नई योजना लाए, है ना, हमारे यहाँ ये रेवेन्यू जनरेट हुआ, ठीक है, ये फैक्ट। एग्जाम्पल्स, है ना, कि हमारे यहाँ उसमें वहां उस समुदाय ने, जैसे एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, मैं क्लियर बता दूं, भाई अपनी मध्य प्रदेश की जानकारी सीमित है, पर फिर भी मुझे पता है कि वो पन्ना है या पता नहीं कौन सा नेशनल रिजर्व पार्क है, जिसमें बेगा या उसकी जनजाति की महिलाओं को एज ए कान्हा किसली में, कान्हा किसली में, है ना, कान्हा किसली में, तो उनको एज ए गाइड के रूप में यूज, मतलब प्रमोट किया गया है ना। तो बहुत ही बढ़िया है, एकदम यूनिक एग्जाम्पल है। क्यों यार? वो तो जानवर के व्यवहार से समझ जाते हैं, मतलब दे आर ओरिजिनल गाइड्स, मतलब बिल्कुल मूलभूत गाइड वही है। वो आवाज से पहचान जाते हैं वहां मिलेगा, आवाज से पहचान जाते हैं वहां, तो ज्यादा वो साइटिंग बताएंगे टूरिस्ट को कि वहां पे मिलेगा, उधर ले जाओ गाड़ी, ये करो वो करो। वो उस जानवर की मुद्रा को समझ जाते हैं कि यार ये ऐसा अटैक की उसमें है, इसमें है ना। तो इस तरह, और इको फ्रेंडली भी है, तो ऐसे एग्जाम्पल, ऐसी स्कीम्स, ऐसे रेवेन्यू, ये सब है 30%, है ना, 30%। अब आता है 70% का रोल, जिसमें जनरल, जनरल क्या? रोजगार, जनरल क्या? जो रोजगार हो गया, जनरल क्या? एजुकेशन से, है ना, एनवायरमेंट, मतलब टूरिस्ट, इससे पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, मध्य प्रदेश का प्रचार प्रसार, है ना, और स्थानीय लोगों की आय, ठीक है, और इको फ्रेंडली टूरिज्म, है ना, कि भाई इको फ्रेंडली, है ना, विकसित हो रहा है ना। तो इस तरह से ये जनरल बात है। जनरल बातों का 70% योगदान है, जनरल बातों का। जैसे यहाँ आप इन जनरल बातों में टूरिज्म का नेचर आप कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर इन जनरल बातों में, जनरल बात क्या होती है? जिसमें एमपी की जनरल समझ, तो जैसे एमपी की जनरल समझ के आधार पर, जैसे मान लो आपसे, आपने पढ़ा एमपी की सामान्य समझ के आधार पर, आपने क्या पढ़ा? ओम सर्किट आपने पढ़ा, तो ट्राइबल सर्किट हमने बना दिया, हमने चिपका दिया ये, है ना, हमने एडवेंचर सर्किट बना दिया। एडवेंचर सर्किट में जैसे जैसे बिंडू मुरैना और इन सब में एडवेंचर चीजें हो सकती हैं, जैसे रेसिंग होती है ना, उबड़ खाबड़ में, है ना, बाइक रेसिंग, कार रेसिंग, ये सब चीजें क्रिएट की जा सकती हैं। जैसे एडवेंचर में, जैसे वो ये बना है अपना हनुमंतिया और इन सब पे,
इस तरह की चीजें, तो दैट वी कैन क्रिएट। तो ये मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिसका ये 70% जबरदस्त है ना, जिसका ये 70% है, ये 70% आता है एनालिटिकल क्षमता से, जनरल रीडिंग से, थिंकिंग से, कि हमने जो पढ़ा है उस पर हम मनन करें, चिंतन करें, हम सामान्य जानकारी हमारी जबरदस्त हो, है ना, हम न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स इनको अच्छे से फॉलो करते हो और अच्छे से इनका एनालिसिस करते हो। ये आता है 70%। तो 70% उन लोगों का बहुत अच्छा होता है जिनकी जनरल अवेयरनेस, एनालिसिस पावर, है ना, उनकी जागरूकता, अवेयरनेस, सोचने की क्षमता, और ये सब ठीक है। ऐसे लोग जैसे प्री में भी एलिमिनेट कर पाते हैं अच्छे से, ठीक है, उनको नहीं पता होता है तब भी वो तथ्य डेराइव कर लेते हैं, ऐसे तथ्यों को वो निष्कर्ष पे आ जाते हैं। तो 30% स्पेसिफिक नॉलेज और 70% जनरल। ये 70% वाली चीज, क्योंकि देखो 30% में आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, जनरल जनरल जानकारी होनी चाहिए बस, ठीक है। और 70% होता है जो हमारी जनरल रीडिंग्स है, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, इसमें हमको जबरदस्त डेवलप होना चाहिए, क्योंकि ये 70% हमारा हर जगह काम आएगा, इंटरव्यू में काम आएगा, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम आएगा। और जिसका ये 70% अच्छा होता है ना, वो आराम से और बहुत जल्दी निकालता है, ठीक है। तो ये 70-30 का रेशियो आप हर प्रश्न में समझ लो, और हर प्रश्न में आप ये, और इससे आप घबराओगे भी नहीं कि यार मेरी तो जनरल चीजें ठीक है तो मैं हर आंसर को लिख पाऊंगा, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे अपन ने ये टूरिज्म में देखा, कोविड पे अपन ने देखा 30% क्या आएगा, 30% आएगा जैसे की टर्म्स, क्या, टेस्टों के नाम, आरटीपीसीआर, रैपिड एंटीजन, हर्ड इम्यूनिटी, है ना, वैक्सीन के नाम, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, है ना, प्लाज्मा थेरेपी, ये कीवर्ड है ना। और 70% में क्या आएगा, 70% में आएगा मॉनिटरिंग, है ना, जनरल चेकअप, है ना, प्रारंभिक सिम्टम्स, टेलीमेडिसिन, ठीक है, टेलीमेडिसिन, है ना। और एआई के अनुसार जैसे अपने आप रिपोर्ट भेजना, अपने आप, जैसे डॉक्टर्स की कमी है, इनकी कमी, आप एआई, आर्टिफिशियल बेस्ड आप सिस्टम बना दें, पोर्टल बना दें, ऐप बना दें, जिसमें जिसमें वो पेशेंट अपनी डिटेल्स डाले, पेशेंट अपनी रिपोर्ट्स डाले, उसको सिस्टम अपने आप एनालिसिस करके और एक रिपोर्ट जनरेट कर दे, इस तरह की चीज। तो ये जनरल चीज है। ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कीवर्ड्स आएंगे, डेटा माइनिंग, है ना, डेटा मैनेजमेंट, बिग डेटा, ठीक है, एल्गोरिदम, ये सब कीवर्ड्स हैं 30% में। और जनरल तो बहुत है, जनरल तो है कि यार एनालिसिस, है ना, मतलब सही कंक्लूजन पे आना, सही आंकड़ों, सही वस्तु स्थिति का पता चलना, है ना, इस तरह की कई सारी चीजें अपन उस पे आ जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही जैसे सेकंड अब ये था अपना हिमालय, है ना, जैसे अकबर पे कुछ उसकी नीतियां जो स्पेसिफिक नाम है, दीने इलाही, राजस्व नीति, है ना, ये सब 30% में है। और उसकी जनरल चीजें, धार्मिक सहिष्णुता, साम्राज्य में व्यवस्था, है ना, खुद के द्वारा निगरानी, मॉनिटरिंग, है ना, वो, है ना, दरबारी लोकतंत्र, दरबारी डेमोक्रेसी, जिसमें वो नवरत्न और इनकी सहायता शासन चलाता था, तो इस तरह की चीजें। फिर राष्ट्रीय सम्राट और ये सब जनरल चीजें। ऐसे ही हिमालय, तो हिमालय का ऊंचाई, है ना, हिमालय का बनना, है ना, हिमालय के पर्वतों के नाम, चौड़ाई, ये सब 30% है। और हिमालय जनरल एज ए वाटर डिवाइडर, जल विभाजक, पारिस्थितिकी विभाजक, जलवायु विभाजक, ठीक है। हिमालय एक नवीन पर्वतमाला के रूप में, जो तो टूरिज्म, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है अपना वहां पर, सोर्स ऑफ रिवर, ये जनरल चीजें, है ना, स्पेसिफिक कम्युनिटी, स्पेसिफिक टूरिज्म वहां पर, जनरल चीजें। मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, 30% और 70% का काम कैसे होता है।
क्लियर है नहीं है? जी सर। और हमको इस 30% को पे काम करना है, पर इसमें हमको विशेषज्ञता हासिल नहीं करनी है। कुछ कुछ चीजें जो जनरल पढ़ने में आ जाए कहीं से, उनको याद रखना है, जो याद रह जाए। ऐसा भी नहीं कि जबरदस्ती का, क्योंकि जैसे कल मैंने कुछ कॉपियां चेक की तो उसमें जबरदस्ती की कि यार ये चीजें तो मुझे ही लग रहा था कि याद ही नहीं रहेगा उसको वो सब आंकड़े। ठीक है, तो जन सामान्य सी चीजें याद रह जाए वो अपन 30% में देख ले, और 70% को अपन जितना बढ़ा पाए, उसको अपन जितना स्ट्रॉन्ग कर पाए उतना सही। अब अपन प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है संभावना। तो संभावना में हम अब जैसे इसका इंट्रो में अपन मध्य प्रदेश का नेचर लिखेंगे, क्योंकि पूरी चीजें वहीं से ओरिजिन हुई है ना। तो इंट्रो में अपन मध्य प्रदेश का नेचर लिखेंगे कि भाई मध्य प्रदेश मध्य एक हृदय स्थल है, हार्ट लैंड है इन एवरी सेंस। ये हृदय स्थल है सभी दृष्टि से। कैसे? भूगोल में हृदय स्थल है भाई, है ना, सेंटर में है ना। यहाँ पर सब तरह की लैंड फॉर्म्स है ना, पर्वत है, पठार है ना। देखो यार, न्यूज़पेपर तो मेरे को ज्यादा पता नहीं है, मैं दैनिक जागरण पढ़ता हूँ, उसमें कुछ एक दो एमपी की अच्छी आ जाती है ना। मतलब मैं एमपी के लिए उसको देखता हूँ, पर मुझे नहीं पता यार, है ना। ठीक है, मतलब लोग दैनिक भास्कर पढ़ते हैं पर आता तो कुछ भी नहीं है उसमें। लोग नई दुनिया पुरानी दुनिया ही पढ़ते हैं, पर उसमें भी ज्यादा कुछ आता नहीं। ठीक है, तो इंट्रो में हम बताएंगे कि मध्य प्रदेश हार्टलैंड है ना, हृदय स्थल है इन एवरी सेंस। ज्योग्राफी बिल्कुल है, सब तरह की ज्योग्राफी है भैया। यहाँ पे रिफ्ट वैलियां है, मध्य उत्तर प्रदेश में ढूंढ लो आप रिफ्ट वैली, यहाँ पे पर्वत है, हरियाणा में ढूंढ लो पर्वत। ठीक है, तो सब चीजें तो ज्योग्राफिकली भी ये हार्टलैंड है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स इंडिया। ठीक है, फिर दूसरी बात कल्चर में भी है, यहाँ राजस्थानी है ना, मराठी, गुजराती, ठीक है ना, ये सब, और मिक्स कल्चर है। और मिक्स कल्चर तो यहाँ मेन स्ट्रीम भी है, ट्राइबल भी इनरिच्ड है ना, तो ये सब भी है। तो इस तरह का। फिर अगला एक्टिविटीज में भी ये पूरा औद्योगिक है, कृषि है, टूरिज्म है, ये सब। तो ये जो हार्टलैंड है ना, ये इसको अपॉर्चुनिटी देता है, अवसर देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, अवसर देता है एक टूरिज्म में भी हार्टलैंड बनने का, टूरिज्म में भी हार्ट स्टेट बनने का, या लीडिंग स्टेट बनने का, पर्यटन में भी ये भारत का केंद्र बनने का, है ना, ये अवसर देता है। अब पोटेंशियल में फिर आप चालू हो जाओ, तो फिर आप देख लो कि भाई नेचर या ज्योग्राफिकली क्या पोटेंशियल है, रिलीजियस क्या पोटेंशियल है, ठीक है, हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक रूप से क्या पोटेंशियल है, कल्चरल सांस्कृतिक रूप से क्या पोटेंशियल है ना। अभी जो नए डेवलप किए गए हैं, जो मॉडर्न टूरिस्ट प्लेस हैं, जैसे वाटर पार्क है ना, ये आर्टिफिशियल टापू हनुमंतिया और ये सब, है ना, एडवेंचर, और ये जो होते हैं स्पोर्ट्स और ये सब, तो ये क्या क्या है, ये आप बता सकते हो, है ना। तो ये आप पोटेंशियल बता सकते हो। फिर आपने इनके बारे में डिटेल लिखा, मैप बनाया, डिटेल लिखा, और आप कंक्लूड कर सकते हो। कंक्लूड में जैसे, मतलब मुझे जितना मध्य प्रदेश में जानकारी मिली है ना, उसके आधार पर एक नई टर्मिनोलॉजी अपन डिराइव कर सकते हैं। जैसे हार्टलैंड इसको बोला जाता है, बट दिस कैन बी कॉल्ड, इट कैन बी कॉल्ड मिनी इंडिया इन एवरी सेंस, है ना। जैसे मिक्स कल्चर इसका है, इंडिया इज ए ट्राइबल सोसाइटी, बेसिकली इंडिया इज ए एग्री, मतलब ये जनजाति बाहुल्य, जनजाति मूल है, एमपी में भी है। इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी, एमपी तो है ही है। तो इट कैन बी कॉल्ड मिनी इंडिया, है ना, लघु भारत इसको कहा जा सकता है। तो ये अपन मेंशन कर सकते हैं, किसमें मेंशन कर सकते हैं, कंक्लूजन में। ठीक है,
तो इस तरह की जनरल चीजें अपन लिख सकते हैं, कोई डाउट कुछ भी। तो देखो कंक्लूड अपन ने कर दिया मिनी इंडिया से, इंट्रो अपन ने कर दिया हार्टलैंड से, और मेन बॉडी में तो सबको उगलना ही है, सब समान ही उगलेंगे, ठीक है, कोई खुद से तो कुछ प्लेस क्रिएट नहीं कर लेगा, है ना। और देखो जैसे ये जो सवाल है ना, जैसे आया मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों का वर्णन कीजिए, ध्यान से सुनना, मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों का वर्णन कीजिए, ऐसे प्रश्न, दीज क्वेश्चंस, है ना, ये जो इसमें इन सवालों में मार्क्स जो होते हैं ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ फ्रीडम फाइटर आपने जो लिखे हैं, है ना, नंबर ऑफ फ्रीडम फाइटर आपने लिखे, भाई आपने जितने जितने नंबर उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब ये सबसे कठिन चीज है कि यार अपन कितने फ्रीडम फाइटर याद रखें। अब जैसे मान लो एक बंदा है, अब मैं आपको बता रहा हूं वॉर या स्ट्रगल बिटवीन रटंत एंड एक जनरल बंदा, तो एक जो भारी रटता है भाई, है ना, और उसकी रटने की क्षमता भी याद भी रह जाता है, और एक जनरल बंदा, इन दोनों मैं आपको कंपैरिजन बताता हूं। अब ये रटने वाला मान लो 8 या 9 लिख देगा, है ना, रटने वाला कितना लिख देगा, 8 या 9 लिख देगा, ध्यान से सुनना, 8 या 9 लिख देगा ना रटने वाला, ठीक है। जो नहीं रटने वाला है वो 5 या 6 लिखेगा, बस, इससे ज्यादा अंतर नहीं हो सकता है ना। अब कोई कहेगा यार 1-2 लिखेगा तो उसको तो संन्यास ले लेना चाहिए कि साहब तात्या टोपे पता है बाकी और लक्ष्मीबाई पता है साहब, है ना, तो उसको तो सन्यासी ले लेना चाहिए। पर जो जनरल बंदा है वो 5-6 लिखेगा, और जो बहुत अच्छा गोटू राम है वो 8-9 लिखेगा। लेकिन अब देखो, अब ये जो जनरल बंदा है ना, अब ये गोटू राम है ना, इसको बहुत, जो गोटू राम है इसको बहुत टाइम लगेगा पास होने में, 2 साल 3 साल, पंचवर्षीय भी जा सकती है, 5 ईयर प्लान भी जा सकता है, इसका बन सकता है भैया, है ना, ठीक है। क्योंकि यार ये उस पद्धति पे है जिसमें बार बार याद करते हैं भूलते हैं, याद करते हैं भूलते हैं, याद करते हैं भूलते हैं, तो ये तो यार ये टाइम लेगा इसको। पर जो ये जनरल बंदा है, सामान्य बंदा, इसको क्या 5-6 तो जनरल याद हो जाएंगे। जैसे मान लो आप भी इस चीज को तो अच्छे से समझना कि अपन पहले साल तैयारी की तो अपन को 3-4 याद रहेंगे, दूसरे साल तैयारी की 5-6 याद रह जाएंगे, है ना। तो दूसरे साल में अपन 1.5 साल में अपन पास होने की स्थिति पे आ गए हैं, 1.5-2 साल में, और अपने यहाँ तो एग्जाम ही 3-4 साल में होती है एक बार, तो आराम से अपन उस स्थिति में आ जाएंगे, है ना। तो ये अपन इस स्थिति में आ गए। गोटू राम है, उसका भी तरीका यही चलेगा, 3-4 पहले साल, 5-6 दूसरी साल, और तीसरी साल 7-8 या ऐसे आएगा, तो उसको 1-2 साल ज्यादा लगेंगे। और ये जनरल बंदा, जो सामान्य बंदा है, जो जिसको गोटा नहीं जाता है, वो अपनी स्मार्टनेस से उससे 8-9 नंबर ही, उसके बराबर ही नंबर ला सकता है, या उससे भी बेहतर नंबर ला सकता है अपनी स्मार्टनेस से, कि वो नई नई चीजें जोड़ दे। जैसे स्वतंत्रता सेनानी, तो वो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनमें एक चरण में बांट दे उनको, ये गोटू राम नहीं बांटेगा, क्यों, क्योंकि इसने पढ़ाई नहीं है कहीं, तो उनको चरणों में बांट दे। जैसे अपने जो भारत के जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, उसके जो स्वतंत्रता सेनानी थे ना, तो अलग अलग फेजेस में है। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। नीरज तिवारी, हर्षित, हाँ बहुत, है ना। तो देखो मैं क्या बोल रहा था कि अपन जैसे अपने फ्रीडम फाइटर्स को देखें तो यार अलग अलग फेजेस के हैं, वो नेचर ही अलग अलग है उनका, है ना, नेचर अलग अलग है। जैसे 1857, तो यार उसके टाइम अलग वाले फ्रीडम फाइटर थे, है ना, मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, अलग ही नेचर। फिर बीच में अपन देखें 1900 के आसपास, तो थोड़े से उग्रवादी और वैसे, है ना, मतलब वो बंगाल में बम और ये सब ऐसे टाइप का। फिर बाद में देखें तो भगत सिंह, गांधी जी और ये सब, है ना। तो अलग अलग फेज के हैं, तो ऐसी फेज अपन बांट दें और ये फ्लो चार्ट्स बना दें अपन, भाई ये ऐसे फ्लो चार्ट, इस ये फेज और ये फेज, तो नाम तो उसने रटा होगा, नो डाउट कि भाई नाम तो उसने रटा होगा,
लेकिन ये फेजेस उसने नहीं बांटी होगी, क्लास में हम करते हैं। ठीक, तो ये फेजेस उसने नहीं बांटी, तो ये फेजेस वैल्यू एडिशन वाली चीजें होगी अपनी, और ये अपन को नंबर दिलाएगी। मेरा कहने का मतलब है अपन जनरल चीज को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, जो 70% अपनी चीज है ना सर। जैसे पहले में हमने स्वतंत्रता सेनानी बांट दी, दूसरे में उग्रवादी बन, तीसरे में हम गांधीवादी कर सकते हैं, क्योंकि वो उस पर क्यों टाइम दे अपन, तो अपन एक एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्यों दे अपन, अपन अपन लिख दे भाई परंपरागत, है ना, मतलब जैसे भाई प्रारंभिक चरण के, है ना, इनिशियल फेज के, तो वो आ जाएंगे सर क्योंकि लक्ष्मीबाई। स्वतंत्रता सेनानी में डालेंगे सर तो 1857 के पहले भी तो युद्ध हुए हैं, 1842 मान वाला लो भी, जो भी कोयला इनिशियल हुए हैं, विद्रोह। लेकिन वी कैन मेक 1857 ए सेंटर, भाई 1857 के आगे और पीछे, ऐसा थोड़ी है, मतलब 1857 तो 1857 के बाद के, पर एक सेंटर तो बना सकते हैं ना अपन, सर है ना। फिर जैसे अपन 1900 के आसपास का सेंटर बना सकते हैं, 1905, जब अपन को लग रहा है कि फेजेस चेंज हुए हैं, और फिर अपन बाद के बना सकते और हैं। इसको दो पार्ट में ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं ना, जो आद्य राष्ट्रवादी चरण था, मतलब जहाँ पे हमारी जो संगठन वगैरह संगठित नहीं थे, वो वाला चरण है, और एक राष्ट्रवादी आधुनिक राष्ट्रवादी चरण है। तो उसमें फिर अपन वापस डिवाइड कर सकते हैं कि उग्रवादी चरण, उदारवादी चरण, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी चरण, पर इस तरीके से। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, मतलब अपन को आंसर को एक बहुत सिंपल भी बनाए रखना है। जैसे मतलब बिल्कुल आप बांट सकते हो, अगर उसी पे प्रश्न है और उस तरह का प्रश्न है ना, कि कैसे विकास हुआ कि भारत, जैसे अपना सवाल है ना मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, सवाल ही है ये अपना, है ना, सिलेबस में टॉपिक है ये। तो अगर यही सवाल आ जाता है तो वास्तव में उसमें तो अपन को फेजेस बताने पड़ेंगे। तो जो आपने पहला बांटा ना, वो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड बांटा, कि भाई कैसा सिस्टम चलता था। मैंने जो पहले कहा, मैंने जो अपने सेनानी थे, है ना, उस सेनानियों के पे आधारित मैंने बांटा, उनके नेचर पे। मैंने संस्था विशेष या संगठन विशेष नहीं बांटा मैंने। तो दृष्टिकोण अलग अलग है, जैसे दृष्टिकोण अलग अलग होंगे बिल्कुल चेंज होता जाएगा। मैं मैसेज देना चाहता था, आई डोंट नो कि वो क्लियर है कि नहीं है, कि हम कुछ जनरल सोच के और थोड़ा सा सोच के आंसर को एकदम डिफरेंट बना सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था, बहुत साधारण भाषा में। और वो जनरल सोच कुछ अलग नहीं है, जो हमने पढ़ा है उसी पर चिंतन है। बट यस, ये बहुत सिंपल है, अपने पास ही है, लेकिन यट इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि अपना नेचर थिंकिंग का नहीं है। हमारा नेचर, मोस्टली स्टूडेंट्स का नेचर है, देयर शुड बी ए रेडीमेड सॉल्यूशन अवेलेबल। अधिकांश छात्रों का, अधिकांश बच्चों का नेचर है, सर रेडीमेड दो, ज्ञान मत दो, है ना, रेडीमेड दो जिसको निगले और उगले। दो ही प्रक्रिया विश्वास है सर, निगलना और उगलना। ठीक है, पर यार उस प्रोसेस में हम भी बहुत चाहते हैं अगर ये इतनी सिंपल होती तो, लेकिन सिंपल दूसरी वाली है, जो है ना, कि भाई अपन पढ़ा और उस पर चिंतन किया, ये क्या यार मैं क्या नया बना सकता हूँ इसमें। किसी भी चीज में आप ये बना सकते हो, किसी भी चीज में। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वो दृष्टिकोण से आता है कि हम पढ़ कैसे रहे, हम किस लिए पढ़ रहे हैं, रटने के लिए, मगअप के लिए, मोटिव क्या है, या यार अपन को रियलिटी पता है कि मुझे यही चीजें याद होंगी, कुछ ही चीजें एक साल में, तो पर मैं इसको कैसे कंपनसेट करूं और चीजों से, मेरी स्मार्टनेस से, मेरे आंसर के स्ट्रक्चर से। तो वो अपना दृष्टिकोण जरूरी है, दृष्टिकोण जरूरी। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ दृष्टिकोण का, कि भाई जैसे कोई बंदा एकदम कि यार भाई घोटापति, जैसे मैं, अपन लोग बोलते हैं शॉर्ट नोट्स के लिए, क्यों बोलते हैं कि भाई लास्ट में एक दिन में आपका रिवीजन हो जाए, है ना। तो शॉर्ट नोट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमको लगता है सारी साल आपने जनरल 70% पे काम किया है। मैंने 30-70 का बताया था ना, भूल गए क्या अभी? ठीक है, जो 30-70 का बताया था, तो आप सारी साल, ये टाइम है 70% को मजबूत करने का, जो हमारी जनरल समझ है, जो हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग है, उसको मजबूत करने का। दिस इज द टाइम, अभी रटने का टाइम नहीं है।
ठीक है, रटने का टाइम नहीं। रट तो यार आप ठीक है, जो जनरल समझोगे उसी में आप कुछ कुछ फैक्ट जानते जाओगे, है ना। और लास्ट में शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, तो शॉर्ट नोट्स को पढ़ के चल जाएंगे। वो शॉर्ट नोट 30% है। लास्ट के 1 महीने में जनरल समझ पे काम करना ही नहीं है। लास्ट के 1 महीने में 30% पे काम करना है, पूरा 30%। भैया चीजें कैरी करनी है, और 1 महीने तक तो याद रहता है अपन। क्लियर है जो कहना चाह रहे हैं वो? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आप आपके जो एफर्ट है उसको, उसका मैक्सिमम रिजल्ट ले सकते हो। मैक्सिमम रिजल्ट आपको आ सकता है। ठीक है, ये अपने 11 मार्कर के डिस्कशन थे, है ना। अब थोड़ा सा डिस्कशन जल्दी कर लेते हैं। स्ट्रेटजी हमने बता दी। जबलपुर झंडा सत्याग्रह, तो अब जैसे 3 मार्कर है, अब 3 मार्कर में अपन आए। 3 मार्कर में यार देखो, पहला लाइन तो आपको बताता है भाई, 3 तो लिखेंगे अपन पॉइंट। अपन ने चेंज नहीं किए पुरानी स्ट्रेटजी। कई लोग आलोचनाएं कर रहे हैं, अरे यार ज्ञान बांट रहे हैं, है ना, कि 3 लाइन कैसे लिख देंगे, उसने 10 से 15 शब्द कहा है, 10 से 15 शब्द कहा है ना। और जो इतना टाइम कहाँ रहता है, ये है वो लाइन ही कम देगा। तो देख यार भाई, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं वो 3 लाइन तो देगा, है ना। प्रश्न को छोड़कर, अगर प्रश्न का अपन यूज कर लें, प्रश्न वाली लाइन का यूज कर लें, तो 4 लाइन है ना। जैसे ये तो 1 2 और ये 3, है ना। और यहाँ पे प्रश्न लिखा है झंडा, जबलपुर झंडा सत्याग्रह। तो ये भी अगर आप लेना चाहो तो, अगर ये लेना चाहो तो इट विल मेक 4, है ना। और ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले इसको भी ले लेते हैं, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले इसको क्योंकि माथा बांधना रहता है, ठीक है। और कई जो लाइन के ऊपर लिखते हैं 3 मार्कर, वो इसको भी ले लेता है। तो लेट से 3 लाइन तो है यार, है ना, 3 लाइनें हैं। तो फर्स्ट लाइन है, ये एकदम फैक्चुअल, बड़े दिमाग ही नहीं लगाना है। उसने जो चीज पूछी, मेरे को फैक्ट क्या याद आता है, बस वो फैक्ट उगलना है इसको। फर्स्ट इज फैक्ट, नथिंग एल्स। फैक्ट, maybe it is definition, maybe it is date, or maybe it is whatever you know about that thing, जो भी हो, लेकिन लाओ फैक्ट को इसमें। जैसे अकबर का आपको जन्म नहीं याद है, स्थान नहीं याद है, तो कम से कम इतना लिख दो कि भाई महान मुगल सम्राट है ना। इसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उस खांचे को भरना तो है फैक्ट वाले को। राष्ट्रीय सम्राट है ना, ये लिख दो कि अधिकतम साम्राज्य स्थायी रहा, विस्तार रहा, चरम पे रहा। अगर आपको ये सब फैक्ट याद नहीं है, बट इट शुड बी फैक्ट, नथिंग एल्स। कुछ तथ्य के अलावा कुछ सोचना ही नहीं है पहली लाइन में। दूसरी लाइन में उसी का डिटेल या उसी के कंपोनेंट, उसी की डिटेल और उसी की कंपोनेंट। जैसे अकबर की दीन इलाही, है ना, उनकी कोई राजस्व प्रणाली, कोई भी कुछ भी, तो सेकंड में डिटेल्स। थर्ड इज ए कंटेम्परेरी और रेलिवेंट चीजें। दिस शुड बी आर रेलिवेंस, दिस शुड बी आर रेलिवेंस। तो ये पॉलिसी रहेगी 3 मार्कर की। अब मैं बोलूं कि भाई आप है ना कीवर्ड्स लिखो, जैसे राष्ट्रीय सम्राट, या आप सर्वोच्च या सर्वश्रेष्ठ मुगल सम्राट, सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार, ऐसा, या सर्वाधिक स्थायी साम्राज्य, ठीक है। ये शब्द लिखने हैं बस। फिर इसमें दीन इलाही, है ना, बाजार व्यवस्था, जो भी है ना, जो भी शब्द। और इसमें जैसे वर्तमान में कि भाई पर्यटन, हमारी संस्कृति, या राष्ट्रीय सम्राट के रूप में भाई जो भी आज अकबर का कंट्रीब्यूशन है यार, है ना, अकबर का कंट्रीब्यूशन है कि भाई उसके जो रीति नीतियां हैं वो समाज में है, संस्कृति में है। उससे हम एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी बने हैं, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी बने हैं। उसके जो बनाए गए
जो स्थापत्य कला है वो आज टूरिज्म में, तो ऐसे कि भाई पर्यटन में, समृद्ध संस्कृति में, राष्ट्रीय सम्राट के रूप में उसका चयन। तो इस तरह से अपन लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से ये लिखेंगे। तो 3 मार्कर शुड बी FDR पॉलिसी। अब रही बात कि सर अगर किसी शब्द में 1 से 2 लाइन गई, किसी लिखने में F में गई, D में गई, R में गई, है ना, किसी में एक से 2 ले, तो फिर मैंने ये तरीका बताया कि यार पहली लाइन ये हो सकती है, दूसरी ये हो सकती है, तीसरी चौथी इस पे जा सकते हैं। भाई इमरजेंसी है ना, भाई इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में इस पे जा सकते हैं, खोपचे ढूंढ सकते हैं इधर जगह वगैरह है तो थोड़ी इमरजेंसी। बट अपन कोशिश करें FDR नीति अपनाने की और इसमें शब्द लिखने की। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है, तो ये 3 मार्कर यही रहेगा। कोई 10 से 15 शब्द की लिमिटेशन नहीं है, लिमिटेशन है 1 मिनट। यू शुड राइट इन 1 मिनट। कोई नंबर नहीं कटेगा, कोई जब वो चेक करता है तो गिनता नहीं है कि यार पहले मैं शब्द गिनूं यार फिर चेक करूंगा, नहीं वो नहीं गिनता। पर किसी ने क्या कर दिया, किसी ने बकवास पे ले जा रहा है, वो बकवास पे ले जा रहा है और जो लेंदी आंसर लिखा है, मध्य प्रदेश तो सर मेरे जन्म से ही महान प्रदेश बना है, मैं मराठ इसमें पैदा हुआ है, जो दिए जा रहा है मध्य प्रदेश इस भारत को विश्व गुरु बनाने में समर्थ है भाई, है ना। तो इस तरह की दिए जा रहा है तो उसको तो भाई वो है ना, उस सवाल में ही नंबर नहीं काटता है और सवालों में भी खोजता है। मतलब जब तक उसकी खुंदस नहीं मिटती है, जो लपेटता है उसको, मतलब उसके मन उसका अगर बस चले ना तो जमानत जब्त कर सकता है उसकी कि यार इसको आगे आयोग में ना बैठने दिया जाए, पर उसकी भी सीमाएं बेचारे। तो ये अपन को 1 मिनट में लिखना है, 3 लाइनें फुल बढ़नी है। इमरजेंसी में चौथी लाइन का यूज कर सकते हैं। 10-15 शब्द जाए साइड में, है ना। हाथी के दांत दिखाने के अलग, चबाने के अलग, तो वो दिखाने वाले दांत हैं 10 से 15 शब्द। क्योंकि अगर मैं कहूँ ना कि आप आंसर को 10 से 15 शब्द में लिखो तो 2 साल की ट्रेनिंग तो शब्द चयन करने के लिए चाहिए। 2 साल की ट्रेनिंग की शब्दों का चयन किस प्रकार किया जाए तो उस पर योग अभ्यास चलेगा। तो 2 साल के बाद अपन योग्य होंगे 10 से 15। बकवास बात है, ठीक है। जबलपुर झंडा सत्याग्रह मार्च 1923, सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी, है ना। और मध्य प्रदेश में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण इसका योगदान, ये रेलिवेंस कि भाई एक बहुत ही पीक पॉइंट माना जाता है इसको, इस घटना को। यार अब 5 और 11 नंबर का देखेंगे बाद में। मतलब लिखने का मैं आपको ये बता सकता हूं, लिखने का कि लाइन नहीं छोड़ के आनी है। हाँ, जितनी लाइनें अपन को दी गई हैं, इट्स नॉट अबाउट वर्ड्स, इट्स अबाउट लाइन्स। ये आप आज चिपका लो एकदम, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट वर्ड्स कि कितने शब्द लिखे गए, शब्दों पर नहीं है। इट्स ऑल अबाउट लाइन्स, कितनी लाइन्स दी गई ये, ठीक है। कि हमको पूरी लाइनें भर के आनी है, बिल्कुल एक भी लाइन खाली नहीं छोड़नी है। अगर आता है तो, नहीं ऐसा नहीं कि पूरा कुटुंब का फ्लोचार्ट बना के आ जाओ कि साहब ये मेरा कुटुंब और यहां प्रकट हुए हैं, ऐसा नहीं। सर के ऊपर लिख सकते हैं क्या? मैं कॉपी में, मतलब सर के ऊपर मैं समझ गया, मतलब उस लाइन के ऊपर है ना, या लाइन के ऊपर क्यों नहीं लिख सकता है? आज तक कोई तेरे को कारण बताओ, नोटिस आया ऐसा तूने लिखा हो? बिल्कुल लिख सकता है, जब तक कि तेरी राइटिंग रीडेबल है, राइटिंग विजिबल हो, रीडेबल हो। जिसके ऊपर लिखना है उसके ऊपर लिख, ठीक है, बिल्कुल से। बस जो साइड की जो 2 लाइनें हैं, ऐसी जो साइड की लाइनें आती है ना 2, इसमें नहीं लिख सकते आप, और वो नीचे ऐसे नहीं लिख सकते, खोपचे नहीं ढूंढ सकते आप। जो जगह अवेलेबल है लिखने की उसमें लिखो आप, मोस्ट एक्सेप्टेबल,
ठीक है, तो इसी तरह से अब दूसरा सवाल है अमरकंटक। यू नो बेटर देन मी अबाउट अमरकंटक। एफडीआर में सोचो कि फैक्चुअल क्या है, ऊंचाई किस पर्वत पर, ये सब। तो यू कैन थिंक अबाउट एफडीआर इनमें, है ना। फिर इसकी डिटेल्स, वहां पर कोई पार्क है, कुछ टूरिज्म प्लेस है, और रेलिवेंस की भाई इसको मतलब वो एक तरह से इको पारिस्थितिकी पर्यटन वो है, तीर्थीय पारिस्थितिकी तीर्थ, रेवेन्यू जनरेट करता है, कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हो वहां पर, तो वो आप रेलिवेंस में लिखो। दूरिया जंगल सत्याग्रह, दैट इज अ मोस्ट फैक्चुअल क्वेश्चन। आप कब हुआ? 1930 में, है ना, महात्मा गांधी के जी के आह्वान पर। चंबल रिवर का उद्गम स्थल कहाँ, इसमें एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं? ओ बाप रे, बहुत बढ़िया। तो यार अगर चंबल रिवर का उद्गम स्थल, तो सवाल ही ये बता रहा है भाई, है ना, सवाल ही ये बता रहा है कि अपन को बहुत शॉर्ट में एक शब्द में लिखना है। जैसे जैसे एपीजे साहब की पुस्तक लिखी है, तो पुस्तकों के नाम, इसमें कौन सा एफडीआर फॉर्मूला आ गया? पुस्तकों के नाम लिखना है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, सन लिखना है। यार नेचर भी तो है, सवाल ही सीमित कर रहा है, तो अपन नहीं लिख सकते। अब चंबल रिवर का उद्गम स्थल, इसमें जरूर अपन कोई कि भाई वहां पर कुछ जैसे ऐसा सवाल आता, वहां पर कुछ इनिशिएटिव लिया गया हो, जैसे एज ए टूरिस्ट प्लेस उसको डेवलप किया गया हो, है ना, एज ए कुछ वहां पर व्यवस्थाएं की गई हो, वो तू कर सकता। वहां पर वाटर शेड डेवलप किया गया हो, वृक्षारोपण किया गया हो, ऐसा चीज कर सकता है। स्वाति जैन बोल रही है सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक लिख लेना है या कॉमन दे सकते हैं अमरकंटक के बारे में। अब अमरकंटक के बारे में सब, अमरकंटक शब्द आया तो यार ये भौगोलिक शब्द है यार भाई, अब इसकी ऊंचाई लिखनी है अपन को, ठीक है भाई, ऊंचाई लिखनी है ना। अब इसमें थोड़ी कि हाँ सर उसकी तलवार, राजा भोज की एक तलवार मिली थी सर वहां पर, इसको अपन स्टार्ट करें अमरकंटक लिखते ही, है ना सर, वो राजा भोज जी लास्ट वाली चप्पल वहां भूल गए थे, तो वो है सर वहां। तो सर मेरा बोलने का मीनिंग ये था कि जैसे हिस्ट्री में ये क्वेश्चन आता है अमरकंटक, तो अमरकंटक का हिस्टोरिकल ग्रंथ में जो वर्णन है वो वाला फैक्ट लिखना पड़ेगा कि फिर जो आप कॉमनली ज्योग्राफी में लिखते आ रहे हैं? नहीं बेटा, वो फिर तेरे को हिस्ट्री का ही लिखना पड़ेगा भाई। वही मैंने आपसे पूछा। बिल्कुल बिल्कुल सही, जैसे जहां भी आया है ना, पर जैसे अपन को पता कैसे चलेगा, अभी तू ये बता। जैसे मान ले ए और पार्ट बी में अलग अलग दिया हुआ है ना, पार्ट ए में हिस्ट्री है, तो यदि पार्ट ए वाले पेपर में आता है तो हिस्ट्री लिखना पड़ेगा, और पार्ट बी में आता है तो ज्योग्राफी लिखना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अगर सेकंड वाले में आता है तो अपन वही लिखेंगे। जैसे स्पेसिफिक पेपर 2 में भी इकोनॉमिक्स है, तो उसमें भी आ सकता है एक तरीके से अमरकंटक पर्यटन की संभावना को कैसे बढ़ा सकता है। तो फिर तो वो तो इकोनॉमी वाइज अपन लिखेंगे, टूरिज्म, रेवेन्यू। वही मैं पूछ रही थी, स्पेसिफिक। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। तो अब जैसे, लेकिन यार कुछ चीजें हैं, जैसे मान लो चंबल का उद्गम क्षेत्र और ये सब, तो ये तो एक ही वे में ज्यादातर पूछ सकता है ना वो, है ना भाई। तो उस तरह से तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो पॉलिसी है ये हर जगह लागू हो रही है। तो अब जैसे मान लो उसने पूछा कि यार इस किताब के लेखक कौन है, तो उसमें क्या भैया एफडीआर लिखेंगे अपन, सवाल का नेचर जैसा है वैसा करेंगे, उसमें नाम लिखेंगे अपन। लेकिन जहां सवाल ऐसा है जिसकी फॉर्मेटिंग अपन को नहीं आ रही है, जैसे जबलपुर झंडा सत्याग्रह, तो यार बिल्कुल यार इसकी फॉर्मेटिंग का नंबर मिलेगा, है ना। अगर इसमें प्रॉपर फैक्ट अपन एफडीआर पॉलिसी से अपन चले तो इसमें डायमेंशंस लिख पाएंगे अपन अलग अलग, और सब चीजें इंक्लूड हो जाएंगी जो जनरल सोच पर हो सकता है ना इंक्लूड हो, ठीक है। राजकुमार चैन सिंह का विद्रोह, ये आपको सॉल्यूशन में है, इसके बारे में पूरी डिटेल आपके पास है ना। सांची स्तूप फैक्चुअल है, इसमें भी एफडीआर पॉलिसी लागू होती है ना। रिलीवेंस की भाई वहां पर कुछ उत्सव मना रहे हो, कुछ वहां पर स्कीम चला रहे हो, ये सब चीजें वहां पर पॉसिबल। मांडू में भी ये चीजें हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के विश्व विरासत स्थल 5 मार्कर। अब रही 5 मार्कर, तो यार 5 मार्कर में ठीक है, 5 मार्कर में यार इंट्रो एक लाइन का हो सकता है,
कंक्लूजन एक लाइन का हो सकता है। शब्द एक लाइन का, अगर जब मैं बोलता हूं ना एक लाइन का, तो मतलब है कि हम सेंटेंस नहीं बनाएंगे, नो सेंटेंस फॉर्मेशन, ओनली कीवर्ड्स। और यहाँ मेन बॉडी में अपन बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं। ये दिस इज ए मेन बॉडी, ये मेन बॉडी, ठीक, दिस इज ए मेन बॉडी। तो ये हो सकता, ठीक है। पर अगर कोई जरूरी नहीं है, अगर आपको सवाल पूछा जैसे गरीबी के कारण बताइए, है ना, या मध्य प्रदेश के विरासत स्थल बताइए, तो आप बिल्कुल सेम जा सकते हो बिना इंट्रो कंक्लूजन के, सीधा आंसर, कोई इशू नहीं। इसमें और इसमें सेम नंबर मिलेंगे। हो सकता है कि इंट्रो कंक्लूजन आपने सही नहीं लिखा हो तो सेकंड वाले में आपको ज्यादा नंबर मिले, क्योंकि ये टू द पॉइंट है जो पूछा गया है, ठीक है। अब लेकिन क्या होता है कि 10 लाइन है ना, 10 लाइन है ना, हो सकता है भाई 5 मार्कर में मैं मानता हूं आपको 10 लाइन मिलेगी, ठीक है। तो अब यार 10 लाइन में हो सकता है कि अपन को नहीं आता हो इतना, कि भाई 7-8 स्थल याद नहीं आ रहे हैं, 10-12 स्थल याद नहीं आ रहे हैं, है ना। और किसी भी इसमें तो हो सकता है आपको याद आ जाए, पर किसी अन्य सवाल में, तो फिर वहां अपन खाना पूर्ति के लिए अच्छा सा इंट्रो और अच्छा सा कंक्लूजन लिख दें, तो भी अपन को अच्छे नंबर मिले, तो भी हमको कोई उसमें नंबरों में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इस हाँ जी सुमन, बोलो। ये पूछना है, जैसे हम 10 लाइन में विश्व विरासत स्थल लिखना, तो सांची, रायसेन 1986, फिर इसके बाद भीमबेटका लिख देंगे, तो ऐसे सीधे एक लाइन में लिखते जाएंगे, उसका ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना है हमें? कर ही नहीं सकते। तो अगर 10 लाइन है तो 10 हमें विश्व विरासत देने होंगे या 8-9 चल जाएंगे? यार अब वो अपना कंटेंट पे डिपेंड है ना यार। जैसे मान लो अपन को नहीं आ रहा है ना, 10 नहीं आ रहे हैं अपन को, है ना, तो अपन को 6 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, तो अपन फिर किसी का एक्सप्लेनेशन बढ़ाएंगे ताकि वो 2 लाइन कवर कर ले। यस सर, बस इस तरह से अपन अरेंज करें, ठीक है ना। 3 ही तो विश्व विरासत है, 10 कहाँ से लिखेंगे? हाँ सर 3 ही तो है, सांची, भीमबेटका 5 और है ना सर? खजुराहो। यार ये विश्व विरासत स्थल, 5 है। विश्व विरासत स्थल का सवाल नहीं है, अपन जनरल डिस्कस कर रहे हैं भाई। जनरल तो जैसे गरीबी के कारण तो अपन को दर्शा सकते हैं, भ्रष्टाचार के उपाय तो अपन को दर्शा सकते हैं। तुम भी, अरे मैं बता रहा हूँ ना तुमको, तुम है ना जो गर्म पानी के साथ मूंगफली खाया करो, दिमाग खुलेगा तुम्हारा, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं बाबा, ठीक है। तो तुम है ना जो चीजों को जनरलाइज लो भैया, जनरलाइज भाई। अब अपन को 5 ही आए, 3 ही आए, कुछ कह रहे हैं 5 है, कुछ कह रहे हैं 3, तो 3 को अच्छे से फिर मैप इंट्रोड्यूस करेंगे अपन, फिर बिल्कुल मैप बनाएंगे। जब अपन को जब 3 ही है तो मैप बनाएंगे अपन और उनके बारे में डिटेल में लिखेंगे। 5 है तो 5 में भी मैप बनेगा साइड में। हाँ बोलो सर। जैसे ये मतलब जो गरीबी है उसके जो कारण है, यदि उसको दे रहे हैं और कंटेंट बहुत ही ज्यादा, ये सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि कंटेंट ज्यादा है, तो वो मैनेज नहीं हो पा रहा है 5 मार्कर्स में। जैसे यदि इसको लिखते हैं तो पॉलिटिकल रीजंस भी है, कुछ सोशल रीजन भी है, कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस भी है, तो उस कंटेंट को फिर कैसे मैनेज करें? नहीं मैम, जैसे अभी अपन सीधा लिखते हैं ना, सीधा लिखते हैं। मान लो अपने पास 16 पॉइंट है ना, 16 पॉइंट है, 10 ही लाइन है। अगर आप पॉलिटिकली, है ना, इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली अगर आप बांटते हो तो मेरी गारंटी है आपके पास ज्यादा वर्गीकरण नहीं है। 4 से 5 वर्गीकरण आएंगे जिसमें आप कोमा लगा लगा के कारण लिख सकते हो, तो दैट इज वेल इनफ टू राइट ना, कि उसमें अपन आराम से 10 लाइनों में लिख सकते हैं। अगर आप ऐसी रणनीति अपनाते हो तो वो तो बहुत सही है कि आप पॉलिटिकली, है ना, प्रशासनिक ऐसे जितने भी कारण, सामाजिक सांस्कृतिक जितने भी कारण आप बनाओ तो वो इसमें आ सकते। पर आप मान लो आपके पास 16 पॉइंट है, आप रैंडम पॉइंट लिख रहे हो, तो ये मेरी गारंटी है 9-10 पॉइंट के बाद आपके पॉइंट डाइल्यूटेड रहेंगे। देयर इज नो पॉइंट कि भाई 9-10 पॉइंट के बाद अपन कोई पॉइंट लिखे, अपन प्रभावी 8-9 पॉइंट लिखे, बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, प्रभावी 8-9 पॉइंट लिखे। लेकिन अगर कुछ चीज ऐसी आई गई
जिसमें 10-12 लिखना है। जैसे मान लो उसने द्वादश निदान पूछ लिया बौद्ध धर्म का, जिसमें 12 चक्र है, ठीक है, द्वादश निदान। तो हम इस जगह को ऐसे बांट सकते हैं टेबल में, है ना, ऐसा, जैसे ये है ना, तो इसको अपन ऐसे टेबल में बांट सकते हैं। अगर अपन को नाम लिखने हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, लेफ्ट राइट, तो ऐसे नाम 6 लाइनों में बाहर आ जाएंगे अगर अपन को केवल नाम ही लिखने हैं तो, ठीक है। तो इस तरह का अपन प्रोसेस अपना सकते हैं, ठीक है। अब अपन चलते हैं अगले पे। अगला है सवाल, मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें 6 अप्रैल 1930 से शुरू हुआ और डिटेल्स आपको क्या क्या घटनाएं हुई, है ना, वो अपन को इसमें पता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की इक्वेशंस भी आपको सॉल्यूशन में दे रखी हैं, वो आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में पर्यटन, तो अपन पर्यटन काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, मैप बना देंगे और कुछ कुछ जगह का वर्णन कर देंगे। अहिल्याबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो फैक्चुअल नॉलेज आएगी अहिल्याबाई पर, और उनकी उपलब्धियां आएंगी, उनके योगदान आएंगे, और जो करंटली उनके नाम पर चीजें चल रही है वो आएंगे। तो तीनों चीजें बैलेंस हो जाएगी, फैक्चुअल भी, है ना, और जो उनके बारे में मेन चीजें हैं वो भी, और रेलिवेंस भी। चरण पादुका सत्याग्रह, है ना, चरण पादुका सत्याग्रह, तो वो भी अपन इसमें, उसके बारे में भी डिटेल आपको, कब शुरू हुआ, 14 जनवरी 1931, किस नदी के किनारे, ये सब डिटेल आपको दे रखी, ठीक है। बाकी अगला सवाल है राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, तो पूरा फ्लो चार्ट में आपको दे रखा है कि कौन कौन से व्यक्ति थे और उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट, इसी फ्लो चार्ट को आप यूज भी करोगे, लाल सेना एंड ऑल। मध्य प्रदेश के प्रमुख क्रांतिकारी, जैसा सवाल था, चंद्रशेखर आजाद, रविशंकर शुक्ला, तात्या टोपे, ऐसे ये सब नाम आपको दे रखे, ठीक है। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। मैंने आज आपको बेसिक बता दिया है कि कैसे अपन 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर को डील करें। कंटेंट एक अलग बात है, डील करना, स्ट्रक्चर बनाना, उसका दृष्टिकोण डेवलप करना, वो अलग बात है। कोई डाउट होता आप पूछ सकते हैं, नहीं तो चलते जल्दी।